Close your eyes and get ready for Omkaram. साईराम, आज की क्लास जैसा कि मैंने आपको भेजा भी है इनविटेशन में, आज हम चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करें, क्योंकि एग्जाम कल ही हुआ है तो सारी बातें आपके दिमाग में ताजा ताजा होंगी। यस और नो? क्योंकि जब है ना, थोड़ा सा समय निकल जाता है फिर इतना ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या लिखा था, आपने क्या पूछा था। तो पहली बात तो आप बताएं कि आपका पेपर के बारे में क्या विश्लेषण है, क्या एनालिसिस है। माइक ऑन। अच्छा था? नहीं, विश्लेषण में अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं, उसको डीप में बताते हैं। अच्छा, और सोचो। आस्था, आप बताएं। मुझे ये जो ज्ञान थे ना उनकी और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं शायद अच्छा नहीं लगता शायद। और मैं ये वाले जो है ना, ये कथानक और कथोपकथन, तो ये मुझे बाद में याद आया था सुबह कि ये भी पढ़ना है। मैं बस एक रीड किया था। वही मुझे लग रहा था कि कथानक, कथा शब्द क्लियर आ रहा है उसमें। जब उसमें कथा शब्द आपको क्लियर दिख रहा है तो दैट मीन्स स्टोरी। हाँ मैम, मैं वो तो आ गया था, लेकिन हाँ, देखो बस मुझे ढंग से और करना था। आपको हम बार बार इसी वजह से बार बार फोर्स करते हैं, समझाते हैं कि जो बात 70% समझ में आ गई है, 70% एग्जाम प्रेशर में वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से 100% समझ में आने के बाद भी स्वयं का विश्लेषण करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, जब तक कि वह बात आपको इतने अच्छे से याद ना हो जाए कि सोते में भी कोई पूछे और आपको आंसर पता। टीचर के द्वारा सुनने पर, शिक्षक के द्वारा सुनने पर लगता है हाँ समझ आ गया, इजी है, लेकिन जब तक हम अपनी समझ से, अपने बोध से उसको नहीं समझते तब तक वो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। ठीक है, तो पहला विश्लेषण तो ये हुआ इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, जैसा आप कह रहे हो कि मंजू ने कहा कि अच्छा था। अच्छा था, आप वर्तमान को देखते मत कहिए, आप बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर करके कहिए। आप अपने अनुच्छेद पे थोड़ा और जोर देना पड़ेगा। अनुच्छेद लेखन पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। थोड़ा जोर देना पड़ेगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने पर आपकी एकाग्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होने पर जितने नंबर मिलने की संभावना होती है उतने ही प्रेम से नंबर कटने की संभावना होती है। ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। आप 12th में हैं, आप 3rd 4th 5th के स्टूडेंट नहीं हैं। इस वजह से आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे, जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो विकल्प दिए जाएंगे, वो उतने आसान नहीं होंगे जितने आप सोच रहे हो। ठीक है, चलो हर्षी। यस मैम। आपका ऑब्जर्वेशन अबाउट क्वेश्चन पेपर? मैम, ऑल ओवर आई वाज एबल टू डू इट,
एंड अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो आई वाज द बेस्ट इन दिस वन। एंड मैम थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है वो समझ आ गई है, तो वो कवर अप हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, दीपांशी हैज लेफ्ट द मीटिंग, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही हूँ पहले आप लोग बोलो फिर मैं अपने मन की बात कहूँ, क्योंकि अभी मैंने करेक्शन किया, मैंने चेक किया। आर यू सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी चेक कैसे हो गया? ओके, तो आपके सरप्राइज को थोड़ा कम करते हैं। अभी सभी बच्चों का एक सेक्शन चेक हो गया है, जो है वस्तुपरक। डिस्क्रिप्टिव आफ्टर द क्लास में चेक करूंगी। वस्तुपरक चेक करने पर अब मेरा आपको जो सजेशन है वो ये है, पहली बात, बार बार आपको एक बात समझाई गई, प्रश्न का उल्लेख ध्यान से कीजिए। दूसरी बात, आप जैसे नाम लेके बता रही हूं मैं, जैसे मंजुल आपने किया, आपने प्रश्न नंबर 2 नहीं लिखा, आपने लिखा पद्यांश 2, प 2, प लिखा आपने, डॉट लगाया 2। क्यों इतनी कंजूसी? टाइम आपको पता है, टाइम आपके पास बहुत था, टाइम बच गया था। और जो शब्द प्रश्न पत्र में लिखे हुए हैं उनको देखकर भी आप गलत लिख रहे हैं। कॉपी मेरे सामने है, अभी मैं एक बच्चे का नहीं, आई थिंक आपकी नहीं होगी, शायद नहीं लगी। माने कि प्रश्न पत्र में कोई शब्द लिखा हुआ है और हम उसे देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हम अनशन लिख रहे हैं। मैंने मेंशन किया है आपकी कॉपी में, जब आपके पास कॉपी आएगी तो आप देखेंगे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तीसरी बात, आप जब आंसर लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो जैसे गद्यांश 2, एक का अ, दूसरे का ब, तीसरे का अ। क्यों? एक एक शब्द के उत्तर हैं, दो दो शब्द के उत्तर हैं, आपने पूरा शब्दानुसार क्यों नहीं लिखा? बेटा बात समझ लो, यहां पर तो मैं हूं तो बता पा रही हूं, जब बोर्ड में कॉपी चेक होगी और आप इस तरह की हरकतें करोगे तो 0 मिलेगा। फिर 0 क्यों मिलेगा? यदि व्यक्ति इरिटेट हो गया, यदि आपने सही से प्रश्न का उल्लेख नहीं किया, 100% करेक्ट होने के बाद भी वो 0 हो जाएगा। मेरा कहने का ना तो आपने प्रश्न का उल्लेख विधिवत किया और ना आपने उत्तर का उल्लेख विधिवत किया। यदि समय नहीं होता है तब तो समझ आता है, और यदि समय है तब हमें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? मैं अपनी होगी वो हिंदी का पेपर थोड़ा लंबा होता है ना, तो वही आदत थी थोड़ी सी। मैं वो पैटर्न चेंज बेटा कर 40 नंबर का यानी 50% तो ये एक नहीं एक कि शब्द का हो गया। वो पहले पेपर लिखे है ना, तो उसी के हिसाब से थोड़ा वो आदत है ज्यादा लिखने का, तो यस, थोड़ा प्री बोर्ड इसीलिए लिए जाते हैं कि आपको ये समझ आ जाए। तो अब एक बात तो समझ में आ गई ना कि टाइम कम नहीं है आपके पास। ये बात समझ में आई सबको? तो जैसा मैंने बनाया है वैसा ही पेपर बोर्ड का बनेगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देते समय जो समस्या आपको मेरे पेपर को सॉल्व करते में आई होगी, निसंदेह वो वहां भी आएगी। आपकी कॉपी चेक करने पर ये जाना कि आपने पहले एक ऑप्शन लिख दिया फिर उसको काट दिया, नहीं ये ठीक है, यानी मन में संशय आया। करेक्ट? तो सही उत्तर विद्यालय आने पर सुनेंगे कि ऑनलाइन क्लास में सुनना चाहेंगे?
जैसी आपकी मर्जी। अगर विद्यालय आने पर सुनना चाहे तो विद्यालय आने पर सुन लीजिए, क्योंकि आज मुझे क्लास में बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। ऑन है कि नो है ये अंजलि भी? आप ऑन लिख रहे हो? ऑनलाइन 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 क्लास में? हाँ देखो ना, अब ये हमें कंफ्यूजन आया कि एन ओ का ओ एन हो गया कि जानबूझ के लिखा है। ऑनलाइन क्लास में जानना चाह रहे हैं तो केवल आप लोग यहाँ पर 6 बच्चे हैं बेटा, आउट ऑफ 17। के बाद क्लास में कर लेंगे। बता दो मेरी क्लास वेडनेसडे शायद और थर्सडे लगेगी, वो तब तक वेट करना पड़ेगा फिर। अच्छा चलो ठीक है, व्यग्रता है, उतावलापन है तो हम बता देते हैं। और आपको जहाँ डाउट आएगा वो फिर बाद में चर्चा करेंगे, है ना? ठीक है मैम एक सवाल था मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे ये अपठित पद्यांश अपठित गद्यांश होता है मैम, इसमें कई कई शब्द ऐसे होते हैं जो जिसका मीनिंग नहीं पता होता, तो मैम ऐसे तो मैम पद्यांश के अनुसार कैसे इसका मीनिंग थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता उसका मीनिंग जानने का एक ही विकल्प है, एक ही उपचार है, एक ही समाधान है। हिंदी के अच्छे लेख पढ़िए। एग्जाम आखिर जब बिल्कुल सर पे आफत आ जाएगी तब हम पूछेंगे। इस इंतजार में हमारी वोकैबुलरी कभी भी अच्छी नहीं हो पाती, अपने शब्द सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। है। जैसे इसमें पहला शब्द था, इसमें शब्द था जो आपने गद्यांश दिया, कमोवेश। कमोवेश कमोवेश। सबसे ज्यादा डाउट उसी में था। आक्षेप। इसी वजह से मैंने आपको वो प्रश्न में दिया तो कि आप ये आक्षेप जानते हैं कि नहीं। पता है आक्षेप कि केवल हिंदी के ही नहीं, हिंदी के ही नहीं, कुछ उर्दू के शब्द भी ऐसे आएंगे बीच में जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो ऐसे ही तो आपके साथ इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में भी ऐसा होता है, कोई एक शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, इज इट और नॉट? यस वहां भी हमारे मन में यही बात आती है कि भाई ऐसे तो हिंदी की और अंग्रेजी की डिक्शनरी, शब्दकोश इतना विशद है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है हमें सारे शब्द आते हैं? आपको सारे नहीं आ सकते, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी उम्र से रिलेटेड और आपकी क्लास से रिलेटेड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और इसका तरीका है लिसन टू योर टीचर्स वेरी केयरफुली। आपके शिक्षक जब कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। जब आप कोई गद्यांश काव्यांश पढ़ते हैं, पढ़िए, सुनिए, समझिए, और जो नहीं समझ आया वो मैम से और सर से पूछिए। मान के चलो भी आप जैसे कह रहे हो कि कमोवेश शब्द आया, ये आया है कौन से पैराग्राफ में? मेरे पहले पैराग्राफ में है, पहले पहले पैराग्राफ वाले में ही। गद्यांश। तो ये पहली पैराग्राफ पैराग्राफ में मैंने जितने शब्द दिए हैं उनमें से आप कह रहे हो बस एक शब्द है कमोवेश, और भी कोई है? आक्षेप है मैम। आक्षेप है, यस। और मैम इसमें ये वो क्या बोलते हैं, वस्तु नहीं, वस्तु स्थिति नहीं था, वस्तु स्थिति। अवलोकन है मैम, पहलुओं का अवलोकन। ये हम्म, अवलोकन आया है, अवलोकन मैम। अवलोकन। बहुत बेटा ये ऐसे शब्द हैं जो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने जाने नहीं है, लेकिन अत्यंत प्रचलित शब्द हैं ये, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते आना चाहिए। ठीक है। मैम एक और था सौरभ कण। सौरभ कण, सौरभ किसका पर्यायवाची है? सुगंध का। सौरभ माने सुगंध, सुगंध के कण, सुगंधित कण, सुगंधित वायु का एहसास, सुरम्यता से भरा हुआ, सुगंध से भरा हुआ। तो बेटा जब जब आप पढ़ते हैं ना तो इस तरह के जब भी शब्द आते हैं तो उनको डिस्कशन में लाओ। लेकिन कई बार क्लास में क्या होता है, हम सोचते हैं 2 या 3 बच्चों की जिम्मेदारी है प्रश्न पूछने की, हम अपने मैम ख्यालों की दुनिया में होते हैं। ये आक्षेप का मैंने सही किया भी था, दूसरा रोपड़ मैंने थोड़ा कनेक्ट करके पैसे से थोड़ा रिलेट करके लिख भी दिया था।
फिर दोबारा पैसे रीड किया तो मैम चिंतनीय करके टिक हटा के कर दिया, गलत हो गया मैम। दोबारा में क्या कर दिया? मैम वो चिंतनीय है, तीसरा वाला ऑप्शन। यस। देखो आपको और ना एक और बात जो आपने भी मेरे से पूछा, आप जब उस लाइन को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तो उन शब्दों का मीनिंग क्लियर होता है। यस मैम। मान लीजिए हमें अर्थ नहीं आता है, तो अभी क्या है देखो, न्याय मूर्तियों पर आक्षेप। न्याय मूर्ति तो समझ में आ रहा है आपको? न्याय की मूर्तियां। न्याय की मूर्तियां समझ में आ रहा है, आक्षेप समझ में नहीं आ रहा मान लीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब न्याय मूर्तियों पर क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? अब जैसा आपने कहा चिंतनीय दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसे हो सकता है ये? यहाँ ये शब्द सेट ही नहीं हो रहा। न्याय मूर्तियों पर चिंतनीय दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे दोषारोपण का मतलब भी नहीं पता था। फिर न्याय मूर्तियों पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी सेट नहीं हो रहा है। मैम अब चेपक का अंतर मतलब अब ना डाउट कहाँ आया? छेपक में और दोषारोपण में, क्योंकि छेपक का हमें मीनिंग नहीं पता। यस मैम। तो छेपक का मतलब होता है किसी कहानी में शॉर्ट टाइम के लिए, उदाहरण के तौर पर कोई इंसिडेंट का हम वर्णन करें। बहुत छोटी छोटी कथाएं जो उदाहरण के रूप में आती हैं किसी कहानी में, छेपक कहलाते हैं। आपकी भाषा में समझा रही हूँ। तो अब आप आंसर सुन लीजिए एक बार पुनः। मीडिया के पक्ष आधारित हैं, डिपेंड करता है वस्तु स्थिति पर। कब वो सकारात्मक है, कब नकारात्मक है, हम नहीं कह सकते। तो ये बात डिपेंड करती है वस्तु स्थिति यानी सरकमस्टांसेस पर। प्रजातंत्र चाहता है, क्या चाहता है प्रजातंत्र? न्यायपालिका में पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी हो, है ना। विश्व में मीडिया एक शक्ति है क्योंकि, क्यों लोग मीडिया को प्रेफरेंस देते हैं? मनोरंजन की वजह से, विकास के आधार की वजह से, पारदर्शिता है उसमें इसलिए, या वो विश्वसनीय है? विश्वसनीय। विश्वसनीय। अब हमारा डाउट आ सकता है कि विश्वसनीय तो नहीं होता, कई बार तो बहुत झूठी खबरों का पुलिंदा होता है। लेकिन पूरी उम्मीद होती है कि मीडिया हमें सही दिखाए। वो नहीं दिखाता है या गड़बड़ है कुछ, तो ये उनके अंतर्मन में या उनके क्षेत्र में निहित भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है विश्वसनीय। सबसे कम चर्चित क्या है? न्यायपालिका। पंचों के प्रति सोच है, दोबारा से आ गया ये, कैसी? दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण। संविधान में आवश्यक है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का तालमेल। संविधान में निहित मूल शब्द का आशय है संविधान। मूल शब्द है विधान, और विधान का मतलब होता है नियम। और चर्चित में मूल शब्द है चर्चा। आक्षेप का आशय है, दोषारोपण। है ना, आक्षेप मत लगाओ, दोषारोपण। ठीक है। कमोवेश का मैम थोड़ा बहुत। हम्म। कमोवेश का मैम थोड़ा बहुत। कमो, अच्छा ये रह गया बीच में। हाँ मैम। हाँ, कमोवेश का आशय है थोड़ा बहुत। कमोवेश, कम कम से समझ में आ रहा है ना, कमोवेश। हाँ वही लगाया था मैंने, अधिवेशन वही। शब्द है ना। ठीक है, यस मैम। ओके। नेक्स्ट इज दूसरा पैराग्राफ। विषाद का आशय है दुख। प्रजा किसे नहीं चाहती थी? लॉर्ड मतलब कर्जन को। करेक्ट। किस देश के लोग दुखी हैं? भारत के। पवित्र और निर्मल क्या है? विदाई का समय। विदाई का समय। विचरण का समय बड़ा प्रणोत्पादक होता है। रणोत्पादक होता है। विलग का अर्थ है राग। अलग, अलग। अलग अलग अलग।
मैम मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं तो लास्ट ईयर के बेस पे बोल रहा। विराग नहीं है वो, राग विराग नहीं है, विलग माने विलग अलग। विलग। और विराग भी होता तो वो राग और विराग, विराग उसका अपोजिट है। यस मैम। अधिकार संपन्नता से नहीं जुड़ा है, बताओ। पद प्राप्ति। अधिकार संपन्नता जैसे ही आती है, गर्व आ जाता है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मोह मोह विरक्ति। विरक्ति, व्यक्ति का मोह विरक्ति। मोह दूर हो जाता है। तो क्या नहीं जुड़ा है अधिकार से? मोह विरक्ति। मोह विरक्ति। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वैध। दिन रात में समास है द्वंद्व। द्वंद्व। पराभव का मतलब है पतन, पतन समझ, ठीक है। पराभव माने, हाँ? सेकंड वाला पैराग्राफ ज्यादा अच्छा था मैम। ओके, अब वही तो सिर्फ तो 2 दिए जाते हैं। अच्छा है। चलिए नहीं बढ़िया। नेक्स्ट, काव्यांश 1। अचल से आशय है पर्वत। यस। बिजली नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बहुत जोर से चलती है। चंचल अपने आप में चंचल है। आनंद, आनंद में भी मन में हिलोरें उठती हैं। तो अचल क्या है? पर्वत। जीवन के सूनेपन का कारण है एकाकीपन, विचलन, अकेलेपन से जनित व्याकुलता। बताओ। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको ये, अगर ध्यान हो तो। एक पैराग्राफ समझाया था मैंने आपको कि यदि अकेलापन है तो भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, वो यूटिलाइज करता है अपने टाइम को। मैम सी। मैम अकेलेपन से जनित व्याकुलता। यस। व्याकुलता। हाँ, जीवन में सूनापन हम कब महसूस करते हैं? जब हम अकेलेपन से व्याकुल हो जाते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, यदि हम उसको सकारात्मक रूप में लेते हैं, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो जाते हैं। इस खालीपन को, इस शून्यपन को, इस अकेलेपन को हम अपने जीवन में उन्नति के लिए यूज करते हैं, तो उसे सूनापन नहीं कहेंगे फिर। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, मेरे जीवन में तो कुछ खुशी नहीं बची, कुछ करने को ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं होता, तो अकेलेपन से जनित माने जन्मी हुई व्याकुलता। क्लियर? सौरभ कण से क्या आशय है? जीवन की सुगंध, जीवन की मदिरा, इसका आपको सार निकालना है। इस शब्द का, सौरभ कण का मीनिंग नहीं पूछना है हमें, इससे क्या तात्पर्य है। अगर हम जीवन कहते को। हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ पूछा जाता तो सुगंध, तो क्या होगा उत्तर? जीवन का आनंद। आनंद। जीवन का आनंद। हम सबका जीवन सौरभ कण से पूर्ण हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो, दुख हो या सुख, भीड़ में हो या अकेले, इंटरनल हैप्पीनेस इतनी ज्यादा हो कि कोई आपको प्रभावित ना कर सके। और अगर हम अंदर से दुखी होते हैं तो बेटा चाहे पूरा का पूरा ना, पूरा का पूरा परिवार, पूरा शहर आपको मनाने लग जाए, आप नहीं मानते हो, नहीं मानते हो कहेंगे आप, क्योंकि दुखी हो तो आपको मनाना है। हम कब मानते हैं? जब अंतर मन से मन कहता है कि अब छोड़ो, अब रोना छोड़ो, मन को डाइवर्ट करते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? यस मैम। आप बहुत दुखी हो किसी भी वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, अपने आप में दुखी हो, कोई भी कारण है, आपको यदि 10 लोग मिलके भी समझाते हैं
आपको बात समझ नहीं आती। आपको बात तभी समझ आती है जब आप खुद समझना चाहते हो। तो देखो, कुछ लोग तो एक पल में हंसने लगते हैं, कुछ लोगों को हंसने में टाइम लगता है, कुछ लोगों को हंसने में 2-3 दिन लग जाते हैं। उनका चेहरा और मुंह फूला हुआ रहता है, खुश होते ही नहीं है। दैट मीन्स अंदर बहुत व्याकुलता है, अंदर बहुत तकलीफें हैं, राइट। तो जीवन सौरभ का मतलब है जीवन आनंद। देन आदि और अवसान क्या है? आदि और अवसान जीवन का उतार चढ़ाव है, ठीक है। वैसे अगर मैं देती तो उत्थान पतन है, जीवन में उन्नति और अवनति है इसका मायने। लेकिन मैंने क्या शब्द दे दिया? उतार चढ़ाव। अगर मैं देती उत्थान पतन, उतार चढ़ाव, उन्नति अवनति, तो उत्तर होता सभी। करेक्ट। हर प्रतिमा की धड़कन में अनगिनत कलाएं गाती। यहां शुरू में समझ लीजिए, हर प्रतिमा का मतलब है ऑल लिविंग बीइंग, नॉट नॉन लिविंग। ये कंफ्यूज करने के लिए हुआ कि कंफ्यूजन कहें, कवि की कल्पना कहें। यहां जब कवि ने कहा कि हर प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? ईश्वर द्वारा बनाई गई ये मूर्त, ये जीवात्मा। हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिमा नहीं, हम सब प्रतिमाएं हैं, ईश्वर द्वारा बनाई गई, ठीक है। देखो आगे पढ़ो ना पैराग्राफ। अनदेखी इन आत्माओं से परिचय जन्म जन्म का। तो नॉन लिविंग से थोड़ी है वो परिचय हमारा। आत्मा शब्द आया ना बेटा, आत्मा किस में होती है? निर्जीव में कि सजीव में? सजीव। समझ आई? हाँ, तो अब देखो, मन का सूर्योदय क्या है? ओके, निवेदिता भी नहीं है, कंजूस लोग इसमें आज क्लास में है नहीं। अब इसमें है विवेक, वैराग्य, स्वयं के साथ जीना, अहम के साथ की अनुभूति, आनंद के साथ जीना। अब आप आंसर लिख रहे हैं आनंद। काहे इतनी कंजूसी? मैंने भी नंबर दिया 0.5 जिसने कंजूसी की है। जब आप उत्तर आधा लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी 1 ना देके 0.5 दूं। तुम कंजूस तो हम भी कंजूस। इंस्ट्रक्शन नहीं मानोगे, नंबर आधे मिलेंगे। तो मन का सूर्योदय यानी मन की उजास, मन का आनंद, आश्वस्त हृदय क्या है? आंतरिक संतुष्टि, इसको अंदर से सेटिस्फेक्शन हो गया। अंतर्मुखी होना क्या है? यानी अंतर्निहित गुणों से परिचय। आत्मा के दर्शन क्यों नहीं? दोनों में अंतर है बेटा। आत्म के दर्शन आपको अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। जबकि एक व्यक्ति भले धार्मिक नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है। वो जानता है कि उसके अंदर कौन सी टैलेंट इनबिल्ट है, गॉड गिफ्टेड है। तो अंतर्निहित गुणों से परिचय। जीवन में बांधू से क्या आशय है? स्वतः बंधन, ईश्वरीय कृपा, आसक्त भाव। द आंसर इज आसक्त भाव। कई बार हम छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। उसका कारण है परिवार, बच्चे, वस्तुओं के प्रति अनावश्यक प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम, अतिशय प्रेम। आप देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस उम्र के बाद हम ये करेंगे, इस उम्र के बाद हम भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाएंगे, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन आसक्त होता है, उसमें मोह होता है।
ठीक है, और हर प्रतिमा की धड़कन है प्रत्येक सजीव। क्लियर? कार्यालयी हिंदी पहला उत्तर है प्रिंट मीडिया, दूसरा उत्तर है समाचार पत्र, तीसरा उत्तर है संपादक, चौथा उत्तर है 6, पांचवा उत्तर है इंटरनेट। ओके, आप में से कुछ लोगों ने टीवी लिख दिया। टीवी कैसे हो सकता है त्वरित माध्यम अगर इंटरनेट है ऑप्शन में तो? मैम त्वरित का मतलब क्या होता है? बहुत तेज गति से आंसर करने वाला, तीव्र गति से चलने वाला। तो टीवी पे तो कोई सीरियल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो अपनी स्पीड से ही चलेगा, तीव्रगामी कैसे हो सकता है वो? लेकिन नेट पे जैसे ही आप दबाते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, आंसर सामने है। ठीक, ओके। अब पाठ्य पुस्तक कभी नहीं आयऊ किसकी प्रतीक्षा हो रही है? हनुमान की। मृदुल का मतलब है कोमल। मम हित में मम प्रयुक्त हुआ है राम जी के लिए। बच विकलाई व्याकुल वचन। और काव्यांश में है कौन सा रस? करुण रस। वेरी गुड, ठीक है। फिर है प्रश्न 5, मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग से आशय है इच्छित कार्य करने की स्वतंत्रता। जाति प्रथा के पोषक हैं जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग। दास्ता बुरी है मानसिक। पाठ अंश के रचनाकार हैं डॉक्टर अंबेडकर। अगेन लिसन, डॉक्टर में चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, समझा दिया है। डॉक्टर तो भाई अंग्रेजी का शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु काहे लगा रहे हो? इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। पराधीनता से आशय है अन्य के अनुसार कार्य करने की व्यवस्था, अन्य के अनुसार सोचने की व्यवस्था, अन्य के अनुसार रहने की व्यवस्था। यस ऑफ कोर्स, सभी। पराधीनता माने पराधीनता। हाँ, मैम कोई दूसरे के अनुसार कैसे सोच सकता है? क्यों नहीं सोच सकता? एक लिमिट दे दी कि आपको यही सोचना है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जैसे बिहारी लाल जी, ठीक है, दरबारी कवि थे, आश्रित कवि थे, तो उनको ये कंपल्शन था कि उन्हें अपने राजा की प्रशस्ति ही करनी है, राजा की तारीफ के ही बारे में सोचना है, उसके अवगुण नहीं बताने हैं। अवगुण बताएंगे तो वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। कई बार आपको इंस्ट्रक्शन होता है कि उतना ही सोचो, उतना ही बोलो जितना कहा जा रहा है। अपना एक और आपको कई बार कहा जाता है उतना ही दिमाग चलाओ जितना जरूरी है। ये तो सुना है आपने, ये डांट तो सुनी है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आपको डांट रहा है वो ये चाहता है कि आप उतना ही सोचें जितना आपके लिए लिमिट फिक्स की गई है, जो दायरे आपको दिए गए हैं, व्यवस्था है सोचने की। कह रहे मतलब अब मेरे मेरे सोचने पर भी रोक है। कई बार कहा जाता है तूने ऐसा सोचा कैसे? सोचना तो ठीक है, मेरा मन ने सोच लिया। तो आपके इस विचार में भी ये बात नहीं आनी चाहिए, ये भी डांट पड़ती है। तुम्हारे ख्वाब में भी ये बात नहीं आनी चाहिए। ये सब व्यवस्था है। मैम मैम जैसे किसी को भी बचपन से ही वो रस्सी में बांध के रखते हैं, तो बचपन में नहीं तोड़ पाता है, तो वो बड़ा हो जाता है तो भी यही सोचता है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, तो उसके यस विचार में आ ही नहीं पाता कि वो बाहर से निकल पाएगा, तो वो दास्ता हो गई उसकी। यस, हाँ, हमने मान लीजिए कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है, वो अपनी क्लास में अपने मम्मी पापा से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, एम आई राइट? तो क्या होता है, उसके खिलाफ शिकायतों का पिटारा तय हो जाता है कि ये इतना बोलता है कि ये पढ़ने भी नहीं देता। एक आंसर दो, इसके 4 प्रश्न बीच में टपक जाते हैं। ठीक है ना, वो उसके माइंड की स्पीड है।
थॉमस अल्वा एडिसन, पता है यार आपको? उनको विद्यालय से इसीलिए निकाला गया था, वो बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते थे और स्टूपिड हरकतें करते थे, लेकिन उनकी माँ ने रियलाइज किया कि उनका बच्चा बेवकूफ नहीं है, जीनियस है। अगर माँ भी यही कहती कि तू बेवकूफ है और मार पिटाई लगा के उसे कोठरी में बंद कर देती, तो शायद थॉमस अल्वा एडिसन ने वो सब नहीं किया होता जो उन्होंने कर लिया, है ना? तो ये होती है हमारे विचारों की दास्तां। जब बचपन में ही बहुत रोका टोका जाता है तो एक समय के बाद बच्चे का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, कुंठित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बहुत एनर्जी दी थी कुछ करने की, कुछ सोचने की। और देखो मंजुल, बहुत से बच्चे कैसे होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आप एक जगह बैठाओ वो बैठ ही नहीं सकते, जैसे उनके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, बैठ ही नहीं सकते वो। तो ये जो चंचलता है ये ईश्वर प्रदत्त है। तो अनावश्यक कार्यों में उसकी चंचलता लगे, एक पेरेंट का या टीचर का दायित्व है कि वो उसकी इस एनर्जी को कहीं पर डाइवर्ट कर दे जिससे उसका सदुपयोग हो सके। ठीक है? तो इस तरह से दास्तां हर प्रकार की होती है। जूझ पाठ के रचनाकार आनंद कुमार, जो हुआ होगा, किशनदा की मृत्यु के कारण की अज्ञानता, दुख नहीं, अतीत में दबे पांव, वर्णनात्मक, जल संस्कृति, जल निकासी का समुचित प्रबंध, सिंधु सभ्यता प्राचीन भी है, स्वविकसित भी है, तकनीकी रूप से जुड़ी हुई भी है कहीं ना कहीं। तो आंसर है सभी। एन की डायरी स्मृतियों का यथार्थ रूप है, दस्तावेज तो है ही, एन की जो यादें हैं उनका रियलिस्टिक प्रमाण है हमारे सामने। और लेखक के प्रेरणा स्रोत सौंदलेकर जी, एन की डायरी दोनों होंगे ना, प्राचीन दस्तावेज स्मृतियों का यथार्थ रूप, दोनों, दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं आप, मान सकते हैं, लेकिन जिन्होंने प्राचीन दस्तावेज लिखा है वो गलत है। हाँ मैंने दोनों लिखे हैं, मैम ये भी गलत तो नहीं होगा? ओके, दोनों लिखा है तो करेक्ट है, दोनों मान लेते हैं। चलो, लेखक के प्रेरणा प्रेरणा स्रोत हैं सौंदलेकर जी, दत्ता जी ने लेखक के जीवन को दिया सही मार्ग, काश कोई मुझे गंभीरता से समझ पाता, ये कथन है एन फ्रैंक का। कहानी सिल्वर वेडिंग आधारित है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के द्वंद्व पर। यहीं पर मैंने आपको मंजुल, आपने नई को लिखा है नहीं और पीढ़ी को लिखा है पीढ़ी, दा डमरू बनाया आपने, पीढ़ी। जब आपके सामने लिखा हुआ है आप देखकर शब्दों को क्यों नहीं सही लिख पाते? तो दिस इज माय इंस्ट्रक्शन फॉर मंजुल एंड ऑल कि कम से कम आपकी निगाहों के सामने जो शब्द हैं उन्हें गलत मत लिखिए। ठीक है? ओके। तो अभी क्योंकि वस्तु परख ही सॉल्व हुआ है, चेक हुआ है, दैट्स वाई आज के लिए इतनी चर्चा काफी है। बाकी की चर्चा ऑफलाइन क्लास में आपके आमने सामने होने पर। ठीक है? ओके, चलिए शांति पाठ करें या कुछ कहना चाहते हैं? शांति पाठ करें, ठीक है। जय मैम गलत हो जय। गए, हाँ, गलत हो क्या गए मंजूर? मैम, आंसर गलत हो गए 2-3। कोई बात नहीं, प्री बोर्ड का मतलब ही है कि बोर्ड से पहले आप अपना अपना अवलोकन करें, स्व अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें और अपने आप को एकाग्र मन से सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। ठीक है? ठीक, शांति पाठ करते हैं। ओम
शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank गॉड you, ब्लेस।